जी, आज हम लोग सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है मेरे पास फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो फंक्शन और लिमिट्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। तो आए आज हम लोग सबसे पहले फंक्शन की कंस्ट्रक्शन सीखते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। जी, सबसे पहले मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पे z। मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन डिफाइन करके दिखाऊं पहले आपको z टू z कि ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ है। जब बच्चों आप लोगों को कोई एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने आ गया तो आपके पास कोई भी सेट होगा तो आप उस सेट a से b तक बड़ी आसानी के साथ फंक्शन क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस पूरी सेकेंड ईयर में हम लोगों को इससे वास्ता पढ़ना है, इसलिए हमें ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना चाहिए। सबसे पहले फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो जो डाटा चाहिए मैं वो डाटा आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। मैंने एक सेट लिया था z, जिसको हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स भी कहते हैं। हम लोगों ने z का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है z के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दोबारा z लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 1 2 3 so on, like -1 -2 एंड so on। z के साथ मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो z का एक एलिमेंट पकड़ लो 0, उसको तमाम एलिमेंट से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दो। 0 0 0 1 0 2 0 3 so on। इसी तरह 0 -1 के साथ, फिर 0 -2 के साथ, 0 -3 के साथ एंड so on। इस तरह एक एलिमेंट को पकड़ के तमाम एलिमेंट से लिखा, इस तरह फिर दूसरे एलिमेंट को पकड़ लिया, उसको तमाम एलिमेंट से लिख दिया, इसी तरह फिर तीसरे को, फिर इसी तरह चौथे को, इस तरह तमाम एलिमेंट्स को दूसरे तमाम एलिमेंट से क्या लिख देना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देने के अमल को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। राइट, सोन चल रहा है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। नहीं समझ आई तो मैं एक पार्टिकुलर एग्जांपल दोबारा लिख देता हूँ मेरे बच्चों के लिए। लेट्स सपोज मैं लेता हूँ ए मैं लेता हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए जी 1 2, बी यहाँ पे मैंने ले लिया है ए और बी। अगर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना है किसका, ए कार्टेशियन बी, तो क्या होगा मेरे पास वो, सबसे पहले मैं 1 को किसके साथ मिला दूंगा, ए के साथ। राइट, फिर इसी तरह 1 को मिला दूंगा किसके साथ, बी के साथ। राइट, इसी तरह फिर 2 को ए के साथ। राइट, और इस तरह 2 को किसके साथ मिला दूंगा मैं, बी के साथ। तो ये जो सेट बनेगा इसको क्या कहेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो गया ए का बी के साथ। बिल्कुल इसी तरह मैंने जी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले दिया। तो आप लोगों को कोई भी दो सेट दिए गए हों और कहा जाए उनके दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो मेरे ख्याल से सब बच्चे बड़ी आसानी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको समझ आ गया। आगे डेफिनेशन करने लगा हूँ सबसेट। लेट a and b be a two set. A is said to be a subset of b if every element in A
इज आल्सो इन बी। वो ये कहना चाहता है कि ए और बी कोई दो सेट लिए हैं, ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट, जब ए का हर एलिमेंट किसके अंदर मौजूद होगा, बी के अंदर। जी, सबसेट की जो नोटेशन होती है जनरली उसको ए सबसेट बी या इस तरीके से लिखते हैं। ये अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये नोटेशन कब यूज़ करनी है हम लोगों ने और दूसरी नोटेशन हम लोगों ने कब इस्तेमाल करनी है, राइट। तो वो अभी क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन किया सबसे पहले ए और बी एज एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप लोग देख रहे हो कि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर मौजूद हैं, बी के अंदर। ए के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, बी के अंदर 1 2 3 है, राइट। तो क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जब ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट हो गया। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। मैंने इसके लिए ये वाली नोटेशन क्यों नहीं यूज की, राइट। ये नोटेशन इसलिए यूज नहीं की कि यहाँ पे मुझे पता लग गया है कि जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। तो इसका मतलब ये सिंबल कब यूज किया जाता है, हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। और जब हमें कुछ भी पता ना हो कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो जनरली हम लोग ये नोटेशन यूज करते हैं। प्रॉपर से क्या मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट किसके अंदर मौजूद हैं, बताओ जरा, बी के अंदर। और बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, राइट। तो 4 ए में नहीं है, इसीलिए ए बी का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। सबसेट है, प्रॉपर कब होगा, समझ आ गई, जब बी का कम से कम एक एलिमेंट ए के अंदर है ना हो। ए बी का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे ये बात अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये वाला सिंबल हम लोगों ने कब यूज़ करना है, जब हमारे पास प्रॉपर सबसेट होगा। और ये वाला कब यूज़ करते हैं, जब इम्प्रॉपर होगा, या हमें कुछ भी नहीं आइडिया कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी, ए किसका, बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, इसलिए मैंने ये वाली नोटेशन यूज़ की। जी, यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी सबसेट के वाले। इसी तरह बिल्कुल हर सेट अपना खुद भी क्या होता है, सबसेट होता है। और हर सेट अपना कौन सा सेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इम्प्रॉपर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक अंदर तो होंगे, और इस ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इसमें ना हो, इसलिए क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इम्प्रॉपर के बारे में सीख लिया। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी कि सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट में क्या फ़र्क है। तो इसका मतलब हर सेट अपना ही सबसेट है, और कौन सा है, इम्प्रॉपर सबसेट है। जी, इसी तरह अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट लिखें, तो उनको हम लोग ख़ास नाम देते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रिलेशन। किसके सबसेट को ख़ास नाम देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम लोग ख़ास नाम देते हैं रिलेशन का। जी, यहाँ पे मैंने पीछे z क्रॉस z का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया था। मैं इसके चंद एक सबसेट लिखने लगा हूँ। यहाँ पे मैं इसके 4 सबसेट लिखूंगा जो कि इसके क्या कहलाएंगे, रिलेशन। z क्रॉस z के कितने सबसेट लिखे जा सकते हैं, इनफाइनाइट सबसेट लिखे जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी सेट के सबसेट की जो तादाद होती है वो 2 की पावर n होती है, हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक होगी बात। और z क्रॉस z के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, इनफाइनाइट, इसलिए 2 की पावर इन्फिनिटी का मतलब होगा कि z क्रॉस z के कितने सबसेट लिखे जा सकते हैं, 2 की पावर इन्फिनिटी।
और 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे उनमें से सिर्फ चंद एक लिख रहे हैं। कितने लिख रहे हैं मैं यहाँ पे, 4, ताकि हम लोग अपने जो हम लोगों ने स्टार्ट किया फंक्शन उसको समझा सकें। जी जी, यहाँ पे मैंने आपके डिफाइन किया है पहला रिलेशन, क्योंकि पहला सबसेट है जी क्रॉस जी का। कैसे लिया ऑर्डर पेयर, 0 0 1 1 2 2 -1 -1 -2 -2। तो ये सारे ऑर्डर पेयर जो सेम थे वो मैंने उठा लिए, तो ये पहला रिलेशन लिख दिया। दूसरे रिलेशन में मैंने कैसे जी क्रॉस जी का सबसेट लिखे हैं, 0 0 1 0 2 0, मतलब वो तमाम उठा लिए। इसमें सेकंड ऑर्डर पेयर क्या था, 0 था, राइट। R1 भी किसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका, Z क्रॉस Z क्रॉस Z, मतलब यहाँ पे इंटीजर है। R2 भी किसका सबसेट है, Z क्रॉस Z का, राइट। तो ये दो इस तरह के सबसेट उठाए, इनको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन। इसी तरह मैंने R3 और R4 लिखा। R3 कैसे मैंने लिखा है रिलेशन, 0 0 1 1 2 2 3 3 सॉन। और R4 कैसे उठाया मैंने, 0 0 1 1 2 2। लेकिन ये मेरे पास किस तरह मैप हो रहा है, 1 -1 2 -2 3 -3। तो मैंने 4 सबसेट लिखे हैं जो किसके हैं, Z क्रॉस Z के हैं, और चारों के चारों कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हैं। इसीलिए इनको क्या कॉल कर रहा हूं मैं, रिलेशन। इसलिए मैं इनको R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कितने रिलेशन लिखे जा सकते हैं, जितने Z क्रॉस Z के क्या होंगे बच्चों, सबसेट होंगे। Z क्रॉस Z के कितने सबसेट हो सकते हैं, इनफाइनाइट, हमने ऊपर पढ़ा। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। जी, वहां पे हम लोगों ने R1 को इधर लिख दिया। कहाँ से था, ये Z था सारे का सारा मेरे पास, और ये भी मेरे पास क्या था, सारा का सारा Z था, राइट। तो मैंने R1 कैसे डिफाइन लिया था, 0 0 पे, -1 -1 पे, -2 -2 पे, 1 1 पे, 2 2 पे। मैंने इसको ड्रा कर दिया। अब ये रिलेशन फंक्शन कब होगा, पहली बात सुन लें, ये रिलेशन कहाँ से है, Z क्रॉस Z से, राइट। ये भी Z है, ये भी Z है। तो ये देखें यहाँ पे, अगर हम लोग कहें ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा रिलेशन, तो ये दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। कौन कौन सी, जरा सुन लें। पहला, ये जो Z लिखा है ये सारे का सारा इस्तेमाल होना चाहिए। इस्तेमाल होने से मतलब क्या है, देखो 0 0 पे जा रहा है, -1 -1 पे जा रहा है, -2 -2 पे जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है। इसका मतलब ये सारे का सारा Z क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। दूसरा, इसके किसी एक एलिमेंट से दो एलिमेंट ना मिले, जिससे इसके किसी एक एलिमेंट से एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे ना मिले। तो हम जब ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उसको हम लोग कहेंगे वो क्या है, फंक्शन, राइट। तो देखो जैसा कि ये R1 लिखा है, इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। पहली कंडीशन, ये पूरे का पूरा क्या हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है, पहली कंडीशन भी पूरी होगी, और दूसरी भी पूरी होगी कि किसी एक से दो नहीं मिल रहे, राइट। तो ये फंक्शन होगा R1 कहाँ से, Z से Z। यहाँ तक सबको बात समझ आ चुकी होगी। और इसको फिर रिलेशन F लिखने के बजाय ये फंक्शन हो गया। और इसके तमाम जनरली एलिमेंट्स को कहते हैं, इस सेट के तमाम जनरली एलिमेंट्स को कहते हैं X, राइट। और इसके तमाम जनरल एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, Y। तो F किस पे अप्लाई होगा, X पे, और आंसर क्या देगा मेरे पास, Y। तो F ने अप्लाई हो किस पे होना है, X पे, राइट। और आंसर क्या देना है इसने मुझे, Y देना।
यहाँ तक सबको बात समझ आ गई होगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए इस केस में, इसमें हम लोग रिलेशंस को प्रूव किया है फंक्शन है कि नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि 0 0 पे मैप हो रहा है, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, -1 पे, 2 -2 पे, -3 -3 पे। तो यहाँ पे अगर x होगा तो फंक्शन किस पे मैप होगा, x पे ही मैप होगा। तो इस केस में f ऑफ x क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x आ जाएगा। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई। अच्छा, हम लोग ने 4 रिलेशन लिखे थे ना, अभी मैंने सिर्फ पहले रिलेशन पे बात की है। चलो दूसरे रिलेशन को देखते हैं कि उस पे कैसे देखते हैं। जी, दूसरे रिलेशन को कैसे था, 0 0 पे, -1 0 पे, -2 0 पे, 1 0 पे, 2 0 पे, 3 0 पे, 4 0 पे, -3 0 पे। इसका मतलब पहली कंडीशन देखते हैं पूरी होती है कि नहीं होती। बिल्कुल, ये पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि पूरे का पूरा यहाँ पे जो सेट था जी वो क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, राइट। तो पहली कंडीशन पूरी होगी। किसी एक से 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। -2 से एक ही एलिमेंट मिल रहा है, -1 से एक ही, 1 0 से भी एक ही, 0 से 2 तो ना मिल रहे। तो इसका मतलब इसमें पहली कंडीशन भी पूरी है और दूसरी कंडीशन भी इसमें क्या है, पहली कंडीशन भी पूरी है और इसमें दूसरी कंडीशन भी क्या है, पूरी है। तो ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बच्चों कि सर ने तो कहा था 1 से 2 नहीं मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो देखो -1 और 0 एक ही से मैप हो रहे हैं 0 पे, -2 भी 0 पे मैप हो रहा है। ठीक होगी बात। मैंने ये कहा था कि 1 से 2 नहीं मिलने चाहिए, इसके जितने मर्जी एलिमेंट किसी एक पे मैप हो जाए, इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक होगी बात। तो ये भी एक फंक्शन हो गया। तो कहाँ से इसके हर जनरल एलिमेंट को x कहूँगा, राइट। तो 0 पे जब मैप हुआ फंक्शन तो 0 आया, 1 पे जब मैप हुआ तो 0 आया, 2 पे 0, 3 पे 0, -1 पे 0, -2 पे 0। तो जनरली जब x पे अप्लाई होगा तो भी आंसर क्या देगा मेरे पास, ये f ऑफ x क्या देगा, आंसर 0 देगा। उसको f ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिख लो या y इक्वल टू 0 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बात सबको समझ आ गई होगी, राइट। तो ये रिलेशन R2 भी क्या है, फंक्शन है। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए ना कि एक से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए, हम लोग एक एग्जाम्पल माइंड में रख लेते हैं। कैसे, हम लोग बच्चों घरों में जूसर मशीन यूज करते हैं, जूस वाली मशीन। तो समझ लो जूस वाली जो मशीन है वो फंक्शन के तौर पे काम कर रही है, एफ के तौर पे। हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, फल देंगे, राइट। मशीन के अंदर डालेंगे फल, मशीन हमें उसके तौर पे क्या देगी, जूस देगी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या कभी मशीन ने ऐसा किया कि आधे फल का जूस निकाले और आधे का ना निकाले? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो सारे के सारे फल का जूस निकालेगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे सारे का सारा सेट यूज होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आ गई। कभी एक तरह के फल से 2 तरह के जूस मिल सकते हैं? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एलिमेंट एक पे मैप होगा, एक एलिमेंट 2 पे मैप नहीं होगा। हाँ, ऐसा जरूर है कि यहाँ पे 2 डिफरेंट तरह के फल पड़े हों तो दोनों को जब मशीन के अंदर डालेंगे तो मिक्स होके एक नया जूस मिल सकता है। इसीलिए -1 और 0 मैप किस पे कर सकते हैं, 0 पे मैप हो सकते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पे तो मैप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से नहीं मिल सकता। तो ये जूसर मशीन की जब आप लोग एग्जाम्पल माइंड में रखेंगे ना, तो आप लोगों को कभी भी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं भूलेगी। तो हम लोगों ने अभी 2 रिलेशन देखे और ऐसे देखे जो क्या बनाते थे, फंक्शंस बनाते थे। तो हमें वहां तक बात क्लियर होगी, अच्छी बात, ठीक है।
बिल्कुल इसी तरह अब हम लोग R3, जो मैंने R3 लिखा था रिलेशन, तीसरा रिलेशन लिखा था, उसको ड्रा किया। उसमें कैसे एलिमेंट थे, 0 0 पे, 1 1 पे, 2 2 पे और 3 3 पे, ऐसे था, राइट। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पहली कंडीशन पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरे को पूरा z यूज नहीं हो रहा सेट, -1 से इससे पिछले एलिमेंट कोई भी यूज नहीं हो रहा। और दूसरी ओके है कि एक एक से मिल रहा था, लेकिन ये पूरी नहीं हो रही, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन है नहीं होगा। इसका मतलब R3 फंक्शन है नहीं है। अब इस तरह हम लोग R4 को रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं। R4 कैसे था, जो 0 0 पे था, 1 1 पे था, 1 -1 पे भी था, 2 2 पे भी था, 2 -2 वाला ऑर्डर पेयर भी था, फिर मेरे पास था जी 3 और 3 वाला ऑर्डर पेयर, राइट। तो 3 3 वाला ऑर्डर पेयर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 3 3 वाला ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास ऑर्डर पेयर कौन सा था, 3 और -3। R4 में ऐसे ऑर्डर पेयर थे सारे के सारे, राइट। तो देखो 3 को 3 से मिला दिया, फिर 3 को -3 से मिला दिया, 3 को 3 से, और फिर 3 को, इस तरह पूरे को पूरा z तो यूज हो रहा है। पहली कंडीशन क्या हो रही है, पूरी हो जाएगी, लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन क्या नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट कितने एलिमेंट से मिल रहा है, 2 से। जैसा कि 1 किससे मिल रहा है, 1 से भी, 1 किससे मिल रहा है, 1 से भी, और -1 से भी। तो फंक्शन में ये काम नहीं हो सकता, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिलेशन होगा। मैंने चंद एक लिखे थे, मैंने सिर्फ 4 लिखे थे। आप लोग कितने लिख सकते हैं, जितना आप लोगों का दिल करता सबसे। तो आप लोग घर में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप लोग कम से कम 5 रिलेशन और लिखें ऐसे, फिर उनको इसी तरह 1 बाय 1 ड्रा करें और चेक करें कि ये कंडीशन पूरी होती है कि नहीं होती, राइट। तो आप लोग घर में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। फॉर्मल में डेफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है। अगर कहता है कि मैं फंक्शन कहाँ से डिफाइन करने जा रहा हूँ, x टू y, मुझे फंक्शन जो है वो डिफाइन कहाँ से करना है, x से कहाँ तक, y तक, राइट। तो कहता है ईच एलिमेंट ऑफ x, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो लाजमी ईच, राइट, हर एलिमेंट ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट ऑफ x का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूरे का पूरा सेट क्या होगा, यूज होगा, जो मैं पीछे कह रहे थे। आई यूनिक एलिमेंट इन y, इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक एलिमेंट इसके सिर्फ एक एलिमेंट से मिलेगा, इसके एक से ज़्यादा एलिमेंट से नहीं मिल सकता। जैसे पीछे हमने देखा था, यूनिक का वर्ड भी क्लियर हो गया और ईच का वर्ड भी क्लियर हो गया। देन दिस सेट इज कॉल्ड अ फंक्शन, देन दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, राइट। तो सबको बात सारी क्लियर होगी। जैसे हम लोगों ने पीछे x क्या था, z था, और y भी क्या था, z ही था। तो यहाँ तक सबको बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, राइट। तो ये तो था हमारे पास कि फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं। तो पीछे हम लोगों ने z टू z मुख्तलिफ 2 फंक्शंस बना के देखे, जो फंक्शंस थे, और 2 को बनाया कि वो फंक्शन नहीं है जी। हम लोगों ने पीछे यही प्रूव किया ना, R1 इज अ फंक्शन। तो हम लोग R1 को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, f से। वो कहाँ से है, z टू z से। और किस तरह डिफाइन है, f of x इक्वल टू x और y इक्वल टू x। तो यहाँ तक सबको बात समझ आ गई। डिटेल से हम लोग पीछे बता चुके हैं किस तरह है सारा। बिल्कुल इसी तरह पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि R2 इज अ फंक्शन, राइट। क्यों है, और फंक्शन कहाँ से, z टू z से, और रिप्रेजेंट कैसे किया गया, f of x इक्वल टू 0, या इसको y इक्वल टू b
0 लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हम लोग पीछे बता चुके हैं कि फंक्शन बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। तो और हम लोग पीछे ये भी क्लियर कर चुके हैं कि जो R3 है वो फंक्शन नहीं है और R4 भी फंक्शन है नहीं बनाता। और यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो R1, R2, R3, R4 थे, ये सारे के सारे क्या थे? रिलेशंस थे। इनमें से 2 फंक्शन हुए हैं और 2 फंक्शन है नहीं बने। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि रिलेशन में और मे नॉट बी अ फंक्शन, कि वो फंक्शन बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता। जैसे अभी उन्होंने देखा कि R1 और R2 ने क्या बनाया? फंक्शन बनाया, राइट। लेकिन R3 और R4 ने फंक्शन है नहीं बनाया। लेकिन एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, क्योंकि जो रिलेशन 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसी को फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? रिलेशन होगा ही होगा। तो एक बात यहाँ पे क्लियर होगी सबको यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको डाटा समझ आ गया होगा। तो फिर जहाँ पे जनरली मैं लिखने लगा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फंक्शन बनाऊँ f फ्रॉम a टू b, तो कुछ बातें जरा सुन लें कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना होगा? a से b तक का क्या लेना होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुझे क्या क्या लिखना होगा? मैंने सबसेट, राइट। और वो सबसेट 2 कंडीशन को क्या कर दे? अभी सबसेट को खास नाम देते हैं, ये भी पता है आपको। जो एक कार्टेशियन पीडी का सबसेट होंगे उसको कहेंगे रिलेशंस, और जो रिलेशंस 2 कंडीशन को क्या कर दे? फुलफिल कर दे, उनको हम लोग कहते हैं वो क्या है? फंक्शन है। और ये सारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने भी देखी। तो यहाँ पे मैंने जनरली डिफाइन कर दिया, राइट। और इसके जनरली एलिमेंट को क्या कह रहा हूँ मैं? x कह रहा हूँ। जब x पे फंक्शन ने क्या होना? अप्लाई होना है। तो मेरे पास आंसर किस में आना है? b में। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y से। इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, जैसे हम लोग पीछे लिखते भी हैं बार बार। ये सारा डाटा मैं आप लोगों को पीछे क्लियर कर चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो x होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो यहाँ पे y आता है वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है कि हम लोग कौन सा x चूज कर रहे हैं। इसलिए y कौन सा वेरिएबल होगा यहाँ पे? डिपेंडेंट। और x क्या होगा यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और इस सेट को क्या कहते हैं हम लोग? डोमेन। और इसको क्या कहते हैं जो यहाँ पे आ रहा होता है? कोडोमेन, राइट। और जो फंक्शन के पॉसिबल आंसर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं उस फंक्शन की रेंज। जैसा कि आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर चुके थे, फंक्शन कहाँ से डिफाइन था? जी से, जी में, राइट। ऐसे था ना फंक्शन डिफाइन। तो यहाँ पे डोमेन भी क्या थी? जी थी। कोडोमेन भी क्या थी? जी ही थी। और इसके आंसर क्या आ रहे हैं? सारे के सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे रेंज भी क्या होगी? पूरी की पूरी जी ही होगी। तो R1 में डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों क्या हैं? जी ही हैं, मतलब इंटीजर्स ही हैं। इसी तरह 0 0 -1 0 पे मैप हो रहा था और हमने प्रूव किया था ये क्या बनाता है? फंक्शन बनाता है। ये भी कहां से डिफाइन था? जी से जी तक, राइट। यहाँ पे भी डोमेन क्या थी? जी थी। कोडोमेन क्या थी? जी थी। और यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट जो यूज हो रहे थे? वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट था, 0। यहाँ पे इसकी रेंज क्या आ जाएगी? रेंज इसकी जो आ जाएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, और वो कौन सा आएगा? 0। क्योंकि यहाँ पे जो रेंज आ रही है f की, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, और वो एलिमेंट कौन सा होगा जी? 0 होगा। क्यों 0 होगा? सबको समझ आ गई? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके पॉसिबल आंसर क्या आ रहे हैं? 0 ही आ रहा है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा है।
यहाँ तक आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, राइट। तो इस तरीके से अब आप लोग घर में इंटीजर्स के अलावा रैशनल नंबर, रियल नंबर, कोई भी सेट लेके आप लोगों ने फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक होगी बात। और आप लोगों को अब समझ आ जाएगी कि जब भी लिखा जाता है f ऑफ x फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कुछ भी नहीं बताया जाता, तो अंडरस्टूड बात होती है ये फंक्शन कहाँ से डिफाइन होगा, ये बात याद रखनी है। जब कुछ भी ना लिखा जाए तो फंक्शन जनरली रियल नंबर टू रियल नंबर कंस्ट्रक्ट होता है, पहली बात। यहाँ रियल नंबर का कोई ना कोई क्या होता है, यहाँ पे सबसेट होता है, ठीक होगी बात। और ये कैसे डिफाइन किया गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन आपको सारी की सारी स्टडी आ गई होगी। उसने सबसे पहले आर के साथ क्या कंस्ट्रक्ट किया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने के बाद उसने क्या काम किया, यहाँ पे उसका सबसेट लिखा। सबसेट लेने के बाद उसने कैसे ऑर्डर पेयर उठाए, 1 1 राइट, 2 4 लाइक दैट, क्लियर होगी बात। तो इस तरह के सारे ऑर्डर पेयर उठा के जब उसने इकट्ठा किया तो फंक्शन इस तरह का कंस्ट्रक्ट करता है। तो आपको ये समझ आनी चाहिए, जब ये इस तरह का फंक्शन लिखा हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में या वाई इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में, तो आप लोगों को फौरन से पहले समझ आ जाए कि ये इसने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है जी। अब इसकी प्रैक्टिस भी कर लें तो आप लोगों को ये फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, राइट। अब हम लोग कुछ ग्राफ ड्रा करके देखते हैं, राइट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का मैंने ग्राफ ड्रा करना, तो क्या करूँगा मैं, x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 1, मतलब इसमें जो डोमेन का पॉइंट होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो आंसर किस पे मैप हो रहा है 1 पे, क्योंकि y यहाँ पे एफ एक्स ही है। 2 पे क्या आंसर देगा 2 देगा। 0.5 पे आंसर क्या देगा 0.5 देगा, राइट। तो जब मैंने इस तरह पॉइंट ड्रा किए, आप लोगों ने देखा जब मैंने 1 पुट किया मेरे पास कितना आंसर है 1 है, 2 पुट किया तो कितना आंसर है 2 है, 0.5 पुट किया तो 0.5 ही है। तो 1 पुट किया तो कितना आंसर है 1, राइट। तो 1 पुट करने से कितना आंसर आया 1, तो जहाँ पे मिला वहाँ पे मैंने पॉइंट ड्रा कर दिया। 2 पुट करने से कितना आंसर आया 2, तो जहाँ पे मिला वहाँ पे मैंने पॉइंट ड्रा कर दिया। 0.5 पुट करने से कितना आंसर आया 0.5, तो जहाँ पे कट हुए वहाँ पे मैंने मिला दिया। तो इस तरह पॉइंट को ग्राफ में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन तमाम पॉइंट्स को जब आप आपस में मिलाओगे तो आपके सामने क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, राइट। तो आपके सामने क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई, राइट। तो ये आपके सामने स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक होगी बात। अब ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो हमारे पास एक तरीकाकार है, वो क्या है, हम लोग वर्टिकल लाइंस ड्रा करके देखते हैं हर जगह। जब वर्टिकल लाइंस एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या कर जाएं, कट कर जाएं, तो वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखें आप लोग वर्टिकल लाइन ड्रा की, तो हर वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया, राइट। इसीलिए ये ग्राफ जो होगा ये फंक्शन होगा। तो तक सबको बात समझ आ गई। हम लोग एक और फंक्शन देख लेते हैं ताकि हमें बात और क्लियर हो जाए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे हम लोगों ने पॉइंट पुट किया, 0 पुट किया तो 1 आ गया, 1 पुट किया तो 2 आ गया। 2 कैसे आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर
प्लस 1, तो कितना आ गया 1 प्लस 1 2। तो 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर आ जाना था, और 2 का स्क्वायर कितना था 4, 4 प्लस 1 5। इस तरह हम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट पुट करके 1 बाय 1 वैल्यू निकाली। तो ये पॉइंट अब रिप्रेजेंट कैसे किए हैं, 0 पुट करने से कितना आंसर आया 1 आया, तो 0 पुट करने से आंसर कितना आया 1 आया। इसका मतलब ये 0 है और y की तरफ 1 आ गया, तो ये पॉइंट मिल गया, राइट। 1 पुट करने से कितना आंसर आया 2, 1 ये था 2 ये था, तो कहाँ पे कट किया यहाँ पे, तो ये पॉइंट आएगा, राइट। तो इसी तरह 2 पुट करने से कितना आंसर आया था 5, तो यहाँ पे कट किया वो वाला पॉइंट। इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट ग्राफ में क्या कर दिए रिप्रेजेंट कर। अब इन तमाम पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया जाए मिला दें, तो आपके पास एक पिक्चर बन जाएगी, राइट। इस तरह अब ये सारे के साथ जो पिक्चर बनी है आपके पास, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये फंक्शन है कि नहीं, हम लोग चेक करना है। अगर ये ग्राफ दिया गया हो कि ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसके हर पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रा करके चेक करोगे। कितने पॉइंट पे कट कर रही है हर वर्टिकल लाइन, एक पॉइंट पे, तो ये जिसका ग्राफ होगा वो बेसिकली क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो यहाँ तक बात सबको समझ आ गई है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट से कैसे चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसे होता तो ग्राफ वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, तो ये ग्राफ जो होना था वो फंक्शन नहीं होना था। क्यों नहीं होना था, अब इसकी वजह बताते हैं। वर्टिकल लाइन क्या बताती है कि मेरे पास डोमेन का एक पॉइंट पुट करने से कितने आंसर आ रहे हैं, 1 और 2। डोमेन का एक पॉइंट पुट करने से कितने आंसर मिल रहे हैं, 2। क्या कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए तो ये मेरे पास क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट बेसिकली कहाँ से बनी है, बाय डेफिनेशन, कि एक पॉइंट से 2 आंसर नहीं मिल सकते। तो इसका मतलब जब वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब क्या होगा, वर्टिकल लाइन जब एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब क्या होगा, डोमेन के इस पॉइंट पे कितने आंसर मिल रहे हैं, 2 आंसर मिल रहे हैं, राइट। तो डोमेन के एक पॉइंट पर अगर 2 आंसर मिल जाए, इसका मतलब उन्होंने पढ़ा था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास कोई भी ग्राफ दिया जाए और चेक करना हो क्या ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, तो आप लोग वर्टिकल लाइंस ड्रा करके बड़ी आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी मेरे ख्याल से। एग्जांपल भी उन्होंने देख ली हैं, जो मैंने दोनों एग्जांपल्स दी हैं वो दोनों की दोनों क्या थी, फंक्शंस थी। उसके बाद हम लोगों ने एक दो एग्जांपल देखी जो फंक्शन नहीं बनाते। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी जी। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी। ग्राफिकली क्या कहता है, अ ग्राफ प्रोवाइड्स visual techniques for determine whether the set of points represent a function or not। कैसे चेक करते हैं, वो कहता है कि हमारे पास ग्राफिकली टेक्निक भी है कि हम लोग देख सकते हैं जो ग्राफ ड्रा किया गया है वो फंक्शन का है कि नहीं है। किस तरह, वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं, राइट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहती है कि इंटरसेक्ट अ ग्राफ इन मोर देन 1 पॉइंट। वही जब आपको मैंने भी बात बताई कि अगर वो ग्राफिकली एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या कर देगा, कट कर देगा, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी। तो ये मेरे पास ग्राफिकली टेक्निक है कि किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि फंक्शन जो ग्राफ है वो फंक्शन का है कि नहीं है। तो अब आप लोगों ने आज के लेक्चर में दो चीज़ें सीखी हैं, दोनों पे प्रैक्टिस कर लेनी है। पहली बात हमने सीखी कि किस तरह फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में कैसे लिखा। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी कि ग्राफिकली कैसे चेक करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ फंक्शंस की क्या पढ़ेंगे, टाइप्स, मतलब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। जी शुक्रिया।